हाँ तो दोस्तों यहाँ पे यूनियन बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको यूनियन बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट है वो 83% बढ़कर 1329 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहा है। और अगर हम पिछले साल यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करें तो वहां पर भी बहुत अच्छा यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट आया है। क्योंकि देखिए 1329 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 2503 करोड़ का लॉस हुआ था। मतलब अराउंड अगर देखा जाए 2503 करोड़ का कंपनी को टोटल लॉस हुआ था पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में। तो अगर देखा जाए पिछले साल के मुकाबले कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, और अगर पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट अच्छा है। अब देखिए उसका रीजन क्या है कि अगर हम बात करें कंपनी के प्रोविजंस की तो वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 25% गिरकर 3904 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल प्रोविजन निकल कर आया है। देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रोविजनिंग की थी, यानी कि अराउंड 1100-1200 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे कंपनी ने कम की है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे सीधा नेट प्रॉफिट पर शिफ्ट होती हुई नजर आई है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोविजनिंग कम क्यों की गई है, इसका रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम ग्रॉस एनपीए का नंबर देखेंगे तो वो यहाँ पे बैंक का 13.74% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 13.49% पे था। यानी कि अगर इसमें से ये जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है इसमें से अगर हम प्रोविजनिंग को माइनस भी कर देते हैं तो जो नेट एनपीए का नंबर निकल कर आता है वो है 4.62%, और जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3.27% पे था। तो देखिए यहाँ पे 4% से ज्यादा का अगर नेट एनपीए का नंबर है तो अभी भी बैंक के ऊपर स्ट्रेस बहुत है। और देखिए 10% से ज्यादा का ग्रॉस एनपीए का नंबर है तो ये बैंक के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है। देखिए अभी चौधरी यानी कि जो पूरे इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसका जो चौधरी एचडीएफसी बैंक है उनके सीईओ ने ऐसा बोला है कि यहाँ पे जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 है इसके अंदर जो रिटेल जो लोन्स है उनके वहां पे डिफॉल्ट रेशियो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए जब चौधरी अगर ऐसा बोल रहा है तो सीधी सी बात है कि जो ये छोटे मोटे पीएसयू बैंक है तो इनके ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो नंबर यहाँ पे हमको 13.74% दिख रहा है, क्वार्टर 2 के एंडिंग तक ये नंबर मेरे ख्याल से 15% से भी ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे स्ट्रेस अभी तक ओवर नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमको उसी वो सब चीजें देखकर ही यहाँ पर पोजीशन लेनी है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये देखिए 23,481 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पर हम नहीं देखते और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी नहीं देखते, हम देखते हैं जो एनपीए का नंबर है वो देखते हैं। अगर एनपीए का नंबर यहाँ पे 10% से ज्यादा है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो 10% से ज्यादा का एनपीए का जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वही एक ऑप्शन पहले बन जाता है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हाई एनपीए बहुत ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पे इन बैंक के ऊपर बना हुआ है। और देखिए अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों से जो ये एनपीए का नंबर है वो वही बैंक को सताता हुआ आ रहा है। अब उसके देखिए अब तो इस तरीके से यहाँ पे बैंक का हर साल आपको लॉस कभी कम होता हुआ नजर आ रहा है, कभी लॉस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए अगर अभी प्रॉफिटेबिलिटी में भी बैंक है तो उसका रीजन है, अगर आप देखोगे तो अभी इंटरेस्ट रेट देखिए, अभी थोड़े इंटरेस्ट रेट भी नॉर्मल है, जो बैंक पैसा ले रहा है मतलब मार्च अगर रेट भी कर रहा है तो एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिल रहा है। तो बैंक की अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ फंडिंग की, मतलब जो कॉस्ट कंपनी की बैंक की लगती है तो वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। और अभी जो प्रोविजनिंग है वो भी यहाँ पे बैंक ने कम किए, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। लेकिन जो स्ट्रेस की हम बात करते हैं, जो एनपीए की बात हम करते हैं, तो वहां पर वो ये नंबर अभी तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये नंबर जब तक कम नहीं होंगे तब तक मार्केट इसे पॉजिटिव वे में नहीं लेगा। अब ये देखिए 35.60 पे यहाँ पे यूनियन बैंक का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 205 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखिए 205 का जिस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है और वो भी आपको 35 रुपीज में मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि उस बैंक के अंदर अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और अभी आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, क्या बैंक क्या गवर्नमेंट इसे भी प्राइवेटाइज करेगा
या नहीं करेगा? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं करेगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आने वाले टाइम पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक दो बैंक से, कॉर्पोरेशन बैंक से, ये दोनों लिस्टेड है, मतलब दोनों मर्ज हैं, तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे इनकी और अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर इनकी बढ़ती है तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रखना ही चाहेगी। लेकिन अगर इनका लॉस बढ़ता ही चला जाता है तो वहां पर जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे इसको भी अब प्राइवेटाइज करना चाहिए। देखिए मुझे 3 बैंकिंग स्टॉक लगते हैं जो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आने वाले टाइम पे प्राइवेटाइज नहीं होंगे। देखिए फर्स्ट है अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड पीएनबी और थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा। अब उसके अलावा मुझे सारे बैंक, जितने भी बैंकिंग ये पीएसयू बैंक से, उसमें लगता है चांसेस कि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट वहां पर प्राइवेटाइज कर सकता है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अगर बैंक लॉस करेगा तो वहां पर गवर्नमेंट को लॉस होगा एट दी एंड, और गवर्नमेंट उसको बार बार बियर नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट को अगर वो बियर नहीं करना तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है वहां पर प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन अगर वहां पे होता है तो आने वाले टाइम पे वहां पे प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए मेरे ख्याल से फोकस आपका भी प्राइवेट बैंक पर होना चाहिए। यूनियन बैंक या फिर जितने भी पीएसयू बैंक से, इन स्टॉक से आप दूर रहिए क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है वो एट दी एंड फंस जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये मेरा राय रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।